गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में, जिसमें से हम आपको यूक्लिड्स का आप लोगों के क्लास 9th में 5 पोस्टुलेट्स को पढ़ना है, जिसमें 4 पोस्टुलेट्स के बारे में हमने आपको बतला दिया था। जिसमें एक बार फिर रिकॉल कर लिया जाए, सबसे पहला पोस्टुलेट था कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। इट मीन्स किसी भी दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया जा सकता है। ठीक है, मतलब थ्रू 2 पॉइंट्स वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी पास। एक पहला एग्जाम था। दूसरा एग्जाम के बारे में, जिसके बारे में हमने फर्स्ट एग्जाम के बारे में हमने आपको बताया था कि ये एग्जाम आपको प्लेन के बारे में भी डिफाइन करता है और ये एग्जाम आपको लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में भी डिफिनेशन देता है। दूसरा आपका है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब टर्मिनेटेड लाइन, यदि कोई लाइन है तो उसको आप दोनों तरफ प्रोड्यूस होने वाला है तो उसको आप दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिटली। ये दूसरा था। तीसरा आपको हमने बताया था कि कोई भी सर्कल किसी भी रेडियस से और किसी भी सेंटर से ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। चौथा हमने बताया था कि चाहे राइट ट्रायंगल किसी भी साइड पर ड्रॉ किया जाए, चाहे वह 2 सेंटीमीटर का साइड हो या 5 सेंटीमीटर का साइड हो, राइट एंगल दे ऑल आर ऑलवेज इक्वल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। चौथा था पोस्टुलेट्स। और पांचवा पोस्टुलेट्स के बारे में थोड़ा सा हम बतलाए थे, फिर हमने कहा था कि हम नेक्स्ट डे बतलाएंगे। तो वही चीज देखिए कि 5th पोस्टुलेट से आपका क्या कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, if a straight line falling on two straight lines, if a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it, मतलब लेट कीजिए कि यहां से आप देखिए AB and CD are two straight lines. A third line EF intersect it. मतलब line EF falls on line AB and CD, which intersect AB and CD at point P and Q. Clear? If a straight line falling two straight lines makes the interior angles on the same side, मतलब सेम साइड में आपका इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2, इधर एंगल 3 और एंगल 4, तो मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। यदि उस दोनों को, मतलब दो एंगल जो बन रहा है एक ही तरफ, इंटीरियर एंगल 2 बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, इधर एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो देखने से ही हमको लग रहा है कि इट इज लेस देन 180 डिग्री एंड द सम ऑफ 3 and 4 इज मोर देन 180 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि if it is taken together less than two right angle means 180 degree, then the two straight lines produced, जब इस दोनों लाइन को प्रोड्यूस किया जाए, जैसे इस दोनों लाइन को यदि हम इधर के तरफ प्रोड्यूस करें, इधर की तरफ प्रोड्यूस करें, तो ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आगे बढ़ावे इधर, तो ये और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। मतलब कहने का कि यदि 2 स्ट्रेट लाइन है, उसको एक तीसरा लाइन कट करता है, इस तरह से कट करता है कि उसके एक तरफ जो 2 एंगल बन रहे हैं इंटीरियर एंगल, उस दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है। तो यदि
लाइन को फर्दर प्रोड्यूस किया जाए तो वह उस तरफ मिल जाएगा, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा जिधर इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है। इसको समझे? कहने का मतलब कि यदि लेस देन 180 डिग्री है तो वह ज्वाइन कर गया फर्दर प्रोड्यूस करने पर, मोर देन 180 डिग्री है उसका डिस्टेंस बढ़ता चला गया, मतलब कभी ज्वाइन नहीं करेगा और डिस्टेंस उसका बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन होता है कि यदि यह इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? यदि इस तरह से ये लाइन कट करे जिसमें कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम या एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट्स उनका पैरेलल लाइंस के बारे में बतलाता है। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि दो स्ट्रेट लाइन को एक तीसरा लाइन कट करता है और इस तरह से कि उसके जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर नहीं है, आइदर लेस देन 180 डिग्री और मोर देन 180 डिग्री, then if they are produced indifferently, they join together on the same side where the angle in which side the sum of the interior angle is less than 180 degree. Clear? इसीलिए यदि एंगल 1 और एंगल 2 का सम लेस देन 180 डिग्री है और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो जिधर कम है उधर की तरफ प्रोड्यूस करने पर वह ज्वाइन कर जाएगा, जिधर ज़्यादा है उधर की तरफ प्रोड्यूस करने पर उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तब क्वेश्चन आता है कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा? तो ये दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन है ए बी और सी डी, बोथ आर ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल कहलाएगा। और इसी को, इसी फिफ्थ पोस्टुलेट्स को प्ले फ्लेयर, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे प्ले फ्लेयर, इन्होंने इसके बारे में उन्होंने कहा कि प्ले फ्लेयर एक्जम इसको कहा गया। इसको दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा उन्होंने भी इसके बारे में बतलाया तो उन्होंने इसका नाम दिया प्ले फ्लेयर एक्जम। इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट्स को मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है एल और यहाँ पर एक पॉइंट है पी जो एल पर लाइन नहीं कर रहा है, नॉट लाइंग ऑन एल। तो देयर एग्जिस्ट यहाँ पर केवल एक और केवल एक लाइन पास करेगा इसके थ्रू, यहाँ से थ्रू पॉइंट पी one and only one line can be drawn which is parallel to L मतलब एक लाइन यदि हमने ड्रॉ करवाया इससे, ऐसे इस पॉइंट से आप जानते हैं कि थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, ऐसे भी ड्रॉ होगा, ऐसे भी ड्रॉ होगा, ये सब भी होगा। लेकिन यदि यह n है, ये q है, तो इसमें केवल एक लाइन m पैरेलल होगा किसके? L के। क्यों होगा पैरेलल? तो आपका वही कि यहाँ से यदि हम इसको मिला दिए तो इसका सम और इसका सम, इस दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो गया, इसलिए यह पैरेलल हुआ। और ये जो Q था, इसका और इसका सम 180 डिग्री से छोटा हो गया, इसलिए यह पैरेलल नहीं हुआ, यहाँ पर ज्वाइन कर जाएगा। इसका और इसका सम
180 डिग्री इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए यह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब आप देखिए कि कुछ स्टेटमेंट, कुछ मैथमेटिकल टर्म को हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट किसको कहते हैं कि वैसा बेसिक फैक्ट जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स या यस और नो, यस और नो या ट्रू और फॉल्स से हम डिसाइड कर लेते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि इज सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आप कहेंगे यस, या कहे कि मोर देन 180 डिग्री तो कहेंगे नो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यस और नो में आपने जवाब दिया चूंकि उसका, इसलिए वह स्टेटमेंट कहला गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से इस तरह से कहें कि इज इट ट्रू और फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आप कहेंगे सर ट्रू। तो वैसा स्टेटमेंट जिसको आप ट्रू और फॉल्स या यस या और नो से आप उसको जवाब दे सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। क्लियर। अब थ्योरम कि वैसा बेसिक स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत होती है। एग्जाम के बारे में आप याद कीजिए, हमने बतलाया था कि वैसा बेसिक स्टेटमेंट जो जिसको प्रूफ व्हिच है नो नीड टू प्रूफ, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। वो एकदम ट्रू है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत है और उसको हम प्रूफ करते हैं किसकी सहायता से, एग्जाम की सहायता से, तो दैट इज कॉल्ड थ्योरम। द मैथमेटिकल स्टेटमेंट which can be proved with the help of axiom is known as theorem। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोलरी। एग्जाम का ही पार्ट होता है कि the statement which can be easily proved with the help of theorems, that is called corollary। The statement which can be easily proved with the help of theorems, that is called corollary। क्लियर। तो अब आप कोरोलरी तक समझ गए। अब पॉइंट को देखिए, पॉइंट क्या है। तो जनरली पॉइंट के बारे में यदि पूछते हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉइंट का क्या डेफिनेशन दें, क्या इसका जवाब दें। तो पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन। किसी भी चीज के लोकेशन के लिए पॉइंट की जरूरत होती है, जैसे जिसको कि आप फिजिक्स के लैंग्वेज में रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग पॉइंट का यूज करते हैं। इट इज एग्जैक्ट लोकेशन एंड इट इज डिटरमाइंड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो इट इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ए प्लेन which is represented by dot sign and denoted by capital letter in alphabet। अल्फाबेट के रूप में आपको कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत उस जगह स्मॉल लेटर में यूज करते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल लेटर में पॉइंट को डिनोट करना है, किसी एक पॉइंट को, तो एक कैपिटल लेटर से, केवल ए से, केवल बी से, केवल सी से, पी से, क्यू से, आर से, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा कैपिटल का होना चाहिए। वहीं पर अब देखिए लाइन। तो लाइन के बारे में क्या कहेंगे, व्हाट इज लाइन? द सेट्स ऑफ पॉइंट्स which have no ending point, no ending points is called line। It is represented by
ए बी ऐसे, और एंड डिनोटेड बाय टू alphabets in capital letter or a single alphabet in a small letter. Example, ए बी ये हो गया, या एल ये हो गया लाइन। नेक्स्ट होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे? द लाइन which have both ending point। द लाइन, दूसरा आपका है लाइन सेगमेंट, both ending points represented by AB ऐसे, ये हो गया। रिप्रेजेंटेशन। थर्ड होता है रे। द लाइन हैविंग वन एंडिंग पॉइंट्स, जिसको केवल एक एंडिंग पॉइंट हो, इसको क्या बोलेंगे? लाइन रे बोलेंगे। और इसका डिनोट करते हैं ए बी एरो। इसको डिनोट किया जाता है अब नेक्स्ट हाफ लाइन्स। If AB is a line and point P lies on it in between A and B, and point P is omitted, then line divided into two parts. Each part is known as हाफ लाइन्स। जैसे इसको देखिए कि ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये पी है, ठीक है। अब हम यहाँ से पी को हटा दें,
P को ओमिट कर दें, इस पॉइंट को हटा दें, तो नाउ इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स which have only, this is line but having one point, this is line but having one point. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जब ये एक लाइन दो पार्ट में बढ़ जाता है तो दिस इज कॉल्ड हाफ लाइन। इसी तरह से यदि कोई प्लेन दो पार्ट में बढ़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाफ प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहेंगे? Intersecting lines, two and more than 2 points passes through if two lines cross each other at a common point, चाहे two lines having common point, जैसे ये A, B, C और D, ये दो लाइन हैं और इस A, B और C भी दो लाइन हैं और इस दोनों का कॉमन पॉइंट P है, क्योंकि P A, B पर भी लाई कर रहा है और C, D पर भी लाई कर रहा है, तो so A, B and C, D are said to be intersecting lines. Intersecting line किसको कहेंगे? तब two lines having a common point, मतलब उसके पास यदि एक कॉमन पॉइंट हो तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट होता है कोलिनियर लाइंस, कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइंस। If three or more than three lines, if three and more than three lines having a single common point, यदि उसके पास भी एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे ये Q है और यहाँ लाइन L, M, N, P, ये सब आपके पास डिफरेंट लाइन है, ये सब स्मॉल लेटर में डिनोट किए हैं, ये सब लाइन है। ठीक है, ये सब लाइन है। ये सब लाइन है जिसका कॉमन पॉइंट क्या है? तो Q है। तो सच लाइंस आर नोन एज कंकरेंट लाइंस। मतलब यदि तीन और तीन से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट लाइंस। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, if three or more than three lines points lies on the same line, A, B और C है, ये तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो these three are said to be collinear। जब थ्री और मोर देन थ्री लाइंस एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोलिनियर, उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, और प्लेन किसको कहते हैं? तो प्लेन कहा जाता है, प्लेन द सरफेस on which any two points join together with a line segment is called प्लेन। जैसे सपोज कीजिए कि यही बोर्ड है और इस बोर्ड में दो पॉइंट हमने एक यहां ले लिया और एक यहां ले लिया। ठीक है, अब इस दोनों को
को यदि हम मिलाते हैं तो एक सिंगल लाइन से मिल जाता है। तो ये क्या हो गया कि इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट सेम प्लेन पर है। ठीक है, अब इसी जगह पर एक हमने बुक ले लिया, एक बुक हम ले लिए ऐसे, और इसको हमने यहाँ रख दिया। देखिए, अब एक पॉइंट इस बुक पर हमने दे दिया और दूसरा पॉइंट हम इस पर दे दिए। हम क्या देख रहे हैं कि इसको, अब इस दोनों पॉइंट को, जबकि इस ए और बी से यह नजदीक है, इस पर हमने जो पॉइंट दिया इसका नाम पी दिया, इसका क्यू दे दिया, तो ये दोनों इससे नजदीक है। लेकिन पी से क्यू तक को मिलाने के लिए हमको 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक यहाँ और तीसरा यहाँ, 3 लाइन। वह एक लाइन से नहीं मिलेगा। इट मीन्स यह क्या हो गया, तो यह कोलिनियर नहीं कहलाया, यह प्लेन नहीं कहलाया, यह सेम प्लेन पर नहीं हुआ। these points are not on the same plane, but these points are on the same plane। कहने का मतलब कि किसी भी दो पॉइंट को, चाहे उसका डिस्टेंस कितना भी हो, तो आप लोग प्लेन के बारे में समझ गए होंगे। प्लेन के बारे में हमने क्या कहा था कि कोई भी दो पॉइंट, चाहे उसका डिस्टेंस कितना भी हो, यदि एक लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइन कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि बोथ पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। लेकिन चाहे वह कितना भी नज़दीक हो पॉइंट, और वह यदि एक लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं ज्वाइन करवाया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दीज टू पॉइंट्स और पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्लियर? अब आप देखिए पैरेलल लाइंस के बारे में कि पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। तो आपको यूक्लिड्स के 5th पोस्टुलेट्स में आप एग्जाम के बारे में पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था पैरेलल लाइंस के बारे में क्लियर जान लीजिए कि 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव, 2 lines are said to be parallel if they have no point in common and the distance between them is always equal। मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, हमेशा इक्वल हो। यदि ये ए यूनिट है तो ये भी ए यूनिट हो, मतलब कोई भी दो लाइन पैरेलल कहलाएगा। कब? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब इसी को हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस में कि पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो पैरेलल लाइंस का समझ गए। अब जैसे आपको कह दिया जाता है, अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में, इसके RS अग्रवाल में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। क्या है क्वेश्चन? कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एनी लाइन सेगमेंट। जैसे लेट कीजिए कि ए बी एक लाइन सेगमेंट, ए और बी, दिस वन बी लाइन सेगमेंट। अब हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहना है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते किसको? तो जिसका सभी साइड इक्वल हो। और हमने आपको क्या कहा है, ये यूक्लिड्स का 3rd या 4th पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि सर्किल कैन बी ड्रॉन बाय द एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। तो यदि हम एक बार ए को सेंटर ले लें और ए बी को रेडियस, ए को सेंटर और ए बी को रेडियस, तो ये इसको हम ऐसे सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है? फिर बी को सेंटर ले लें और बी ए को रेडियस ले लें, तो ऐसे सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों जहां पर मिला, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी। ए से सी को मिला दिए, बी से सी को मिला दिए। इन दिस वे आवर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। दिस वन बी इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज BC इक्वल टू AB। क्यों? इसलिए कि B सेंटर था और
ये हमने रेडियस ड्रॉ किया, तो BC भी रेडियस है और BA भी रेडियस है, जब B सेंटर है तो। इसी तरह से तो यहाँ क्या हो गया कि AB इक्वल टू BC बराबर रेडियस, कब? व्हेन B एज सेंटर। अब फिर देखिए AB, इसको लिखिए BA इक्वल टू BC। अब AB इक्वल टू AC, ये भी रेडियस, व्हेन A एज सेंटर। ठीक है, ठीक है। तो BA बराबर AB के, BA इक्वल टू AB, सो AC इक्वल टू BC इक्वल टू AB बराबर रेडियस। हेंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस लेसन के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। RS अग्रवाल को में भी है, NCERT का भी है, दोनों को आप बनाइएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।